Hi everyone. So this is a very easy peasy editorial, and it is talking about the vote for continuity. Now, continuity in what respect? So this editorial is about what happened in Taiwan. Elections have happened, right? And for the third time, there is a political party, that is Democratic Progressive Party, has won the elections in Taiwan. Okay. And who is the face now? So you will find that Lai Ching-te, William Lai Ching-te is the face. He will become the president of Taiwan, and he will take over from Tsai Ing-wen, right? So the current outgoing president is Tsai Ing-wen. The current will be William Lai Ching-te. That is one fact. MCQ, very important, that you should remember, obviously, for 2024 current affairs. Along with this, you also need to understand what is simply being discussed. So I'll tell you in very short, right? Main question is the main question. The author has taken the entire messaging to this position. Is China whether in a position to military take over Taiwan? So this is the main question that is being addressed through the result of elections that have happened in Taiwan. So there is Democrats People Party. This is will be the third term in Taiwan. There is main opposition party Kuomintang, which is also known as KMT. Now, what is the meaning of the word main opposition here? Main opposition means that this is the largest party opposing the ruling party. DPP के अगेंस्ट सबसे बड़ी पार्टी हाउस में उनके कुइमिंगतांग है. एक नया ऑपोजिशन जो है, एक अभी नई पॉलिटिकल पार्टी एक एमर्ज करके आई है इस बार के चुनाव में, जिसका नाम है TPP, ताइवान पीपल्स पार्टी. ठीक है. तो यानी कि तीन पार्टीज़ हैं ताइवान में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होते हैं. अच्छा, दोनों के जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या है, डिफरेंसेस हैं. दोनों के फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंसेस हैं. जो इस समय की पार्टी है, जो पिछले 2 टर्म से है, तीसरी बार फिर जीत गई, ये करंट स्टेटस ऑफ ताइवान को बना के चलना चाहती है. व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ ताइवान? कि वो इंडिपेंडेंस चाहता है चाइना से, जो अभी करेंटली इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकली भी, मिलिटरली भी. तो वो पोजीशन वो चाहता है कि वो बना के रखे. DPP का ये एजेंडा है कि ताइवान इंडिपेंडेंट है. लेकिन जो कुइमिंगतांग है, KMT पार्टी है, वो एक तरीके से रेप्रोचमेंट की बात कर रही है चाइना के साथ. अब चाइना के तरफ से क्या प्रपोज़ल है? तो चाइना की तरफ से प्रपोज़ल ये है कि वन नेशन टू पॉलिटी. सिंपल मतलब ये है कि कंट्री एक है, ये कंट्री एक है. अगर ये चाइना है, ये ताइवान है, तो ताइवान एक तरीके से प्रोविंस हो जाएगा. किसका हो जाएगा? एक ही देश होगा. देश क्या होगा? चाइना. ताइवान उस पर प्रोविंस हो जाएगा, यानी ताइवान को एक तरीके से ऑटोनॉमस रीजन दे देंगे. ठीक है. ताइवान एक्चुअली क्या है? आइलैंड्स, मतलब एक स्ट्रेट है. इट्स एन आइलैंड जो कि स्ट्रेट से, मेन लैंड चाइना से अलग है. स्ट्रेट क्या होते हैं? पतला समुंदर का रास्ता जो कि 2 लैंड मासेस को अलग करता है. तो ताइवान स्ट्रेट जो है वो अलग है. लेकिन कंट्री की बात करें तो कह रहा है कि चाइना, मेरा जो आइलैंड है वो ताइवान है. ताइवान को एक तरीके से हम अपना चुनाव, अपना सब कुछ डिसाइड करने देंगे. लेकिन इसकी जो पुलिस होगी, इसकी जो मिलिट्री होगी, इसका जो फॉरेन पॉलिसी होगा, ताइवान का जो फॉरेन पॉलिसी होगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा? चाइना डिसाइड करेगा. तो ये बीजिंग का प्रपोजल है. तो कुइमिंगतांग जो पार्टी है वो इस तरह की चीज़ के लिए रेडी है. अच्छा, ताइवान की पीपल पार्टी जो नई पॉलिटिकल पार्टीज पर निकल के आई, उसका क्या स्टैंड है उसके बारे में हमें नहीं बताता. लेकिन ऑथर यहाँ पे हमें बताता है कि इस बार का जो चुनाव था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज इस बार के चुनाव में न्यू पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हमें निकल के दिखाई दिए. न्यू पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या है? अच्छा, ताइवान के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं. ताइवान के लोगों के पास एक कुछ इमीडिएट इश्यूज़ हैं, जो कि वो अपने वोट करने के दौरान में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं ये उन्होंने ध्यान में रखा. और एक ब्रॉडर इशू भी है ताइवान की सॉवरेनिटी का, ताइवान की इंडिपेंडेंस का. तो ब्रॉडर इशू के दम पे तो DPP चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इमीडिएट इश्यूज़ पे जो फोकस आया है अभी कि ताइवान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी गर्त में जा रही है, तो DPP को उसका असर झेलना पड़ा. और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को पहले जितने लोगों ने वोट किया था, इस बार उतने लोगों ने वोट नहीं किया है. कैसे ये पता चलता है? तो कहते हैं कि देखिए, 3 कैंडिडेट्स हैं. लाई चिंगते DPP से, इनको 40% वोट्स मिले. हुई यू ए जो है
कुओमिंतांग से उनको 33% मिले। जो नई पॉलिटिकल पार्टी है को वेन जे टीपीपी जो निकल के उसको 26% वोट मिले। तो पहले क्या था, ये डीपीपी को 40% से ज़्यादा वोट मिले थे लास्ट इलेक्शंस में, और केएमटी को उतने सीट्स नहीं थी। अब क्या हो गया, केएमटी और टीपीपी यानी ये दोनों लोग अगर चाहें तो मिल के सरकार बना लें, गठबंधन की कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो 33 + 26 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारे सामने 59% इनके पास सीट्स हो जाएंगी सदन की, 40% इनके पास रहेगा। तो ये जो कोalition है केएमटी + टीपीपी का, ये मेजॉरिटी में आ सकता है। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये लोग गठबंधन बना नहीं पाए। लेकिन डीपीपी का जो सीट शेयर है, सीट्स जो थी पहले वो कम हो गई। अब डीपीपी एक तरफा मेजॉरिटी की तरह है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है, मान लीजिए केएमटी आज ये कहे कि ताइवान जो है चाइना में मिल जाए और अपने आप को एक प्रोविंस ऑफ चाइना माने, और टीपीपी के कुछ लोग अगर केएमटी को इस बात पे सपोर्ट कर दें, जस्ट इमेजिन दिस, तो डीपीपी 40% होके भी क्या कर लेगा। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ से टीपीपी के 11% जो लोग हैं, 11% मेंबर्स जो हैं वो जुड़ जाएं 33% ऑफ केएमटी के, सपोर्ट कर दें अगर, तो 44% शेयर्स हो सकते हैं। तो इसको ऑथर ने बड़े ही सिंपली बोला कि अब डीपीपी की जो सीट्स कम हुई हैं ना सदन में, केएमटी और टीपीपी की जो सीट्स बढ़ी हैं, इसकी वजह से एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ओवर ब्रॉडर इशू देखने को मिलेगा। यानी डीपीपी अब एक तरीके से एक तरफा नहीं डिसीजन ले पाएगा, केएमटी और टीपीपी उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट की तरह से आ सकते हैं। तो ये होता है कि जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, तो इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने अपने को बताया है। अब मेन पॉइंट है कि क्या चाइना इस पोजीशन में है कि वो मिलिट्रीली टेक ओवर करे ताइवान को। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया कि देखिए, अगर आप ताइवान का प्रीवियस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखेंगे, जो कि कब हुआ था, एक चाइना ने हांगकांग जो कि एक ऑटोनॉमस रीजन था, चाइना ने उसके ऑटोनॉमस रीजन को, ऑटोनॉमिटी को हटा दिया और हांगकांग को अलाइन कर लिया सेंटर के साथ, यानी अपना पार्ट बना लिया एक तरीके से। ठीक है, तो उस दौरान जो चुनाव हुआ ताइवान में, तो बड़ा ही ताइवान में सेंटिमेंट था कि यार कल को हांगकांग के साथ किया है तो चाइना ताइवान के साथ भी कर सकता है। तो उस दौरान ताइवान में जो चुनाव हुआ उसमें डीपीपी को सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से डीपीपी का यही स्टैंड है कि हम ताइवान को इंडिपेंडेंट रखेंगे। तो बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के डीपीपी को वोट किया, तो उसको देखा गया कि एक रेफरेंडम हो गया ताइवान में कि ताइवान के लोग क्या चाहते हैं, चाइना से अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, और 1 कंट्री 2 सिस्टम नहीं चल पाएगा, वो ताइवान का फ्यूचर नहीं हो सकता है, जो कि बीजिंग ने दिया है। अभी लेटेस्ट पोल्स में क्या है, लोकल इश्यूज भी जुड़ गए, इकोनॉमी और जॉब्स के, है ना, जिसको इंपॉर्टेंस मिल रही है। इंक्रीजिंग सेलियंस मतलब इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, और ब्रॉड प्रेफरेंस जो है वो स्टेटस को ताइवान का मेंटेन करने के लिए है। अब पिछले कुछ दशक में क्या है, राइजिंग टेंशंस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, है ना। चाइना जो है फ्रीक्वेंट मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करता जाता है चाइना में, और जो उनके एयर स्पेस है ताइवान का उसके अराउंड भी। चाइना ने किसी तरीके से भी ये मना नहीं किया है कि अगर कल को उसको ताइवान को रीयूनिफाई करना पड़े तो वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी मिलिट्री एक्शन ले सकता है। चाइना ने कभी डिनाई नहीं किया इस बात से, राइट। लेकिन लार्जली जो एक्सपर्ट्स हैं, मेजर एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच में क्या कंसेंसस है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए चाइना ने ताइवान पर अटैक कर भी दिया तो उस वॉर के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि ताइवान के लिए भी, और उस पूरे रीजन के लिए जहाँ पे साउथ कोरिया, जापान, रशिया, बड़े बड़े इकोनॉमीज़ इन्वॉल्व हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमी है वो पॉज लग जाएगा उसकी ग्रोथ पे। अब ताइवान के वोटर्स ने डीपीपी को सपोर्ट किया है। अब ताइवान की जो पॉलिटिक्स है उसमें लार्जली क्या चलने वाला है कि भाई ताइवान को इंडिपेंडेंट रखो। जो ताइवान के लोग हैं वो अपनी पार्टी से, डीपीपी से कहने वाले हैं, अपने प्रेसिडेंट से कहने वाले हैं कि चाइना में मत मिलना। तो इसका मतलब ये है कि चाइना डरा रहा है, तब भी वहाँ के लोग जो हैं वो निडर रूप से ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। तो ऐसे में चाइना अगर अटैक कर भी देगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब रिटर्न्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं होंगे, नुकसान हो जाएगा, उल्टा ताइवान को स्क्वीज़ करने जाएगा, चाहे पॉलिटिकली ले लीजिए चाहे आप मिलिट्री ले लीजिए। तो इस चाइना इन ए पोजीशन मिलिट्री टू टेक ओवर ताइवान? नो, इट कैन, उसने रूल आउट नहीं किया है, बट इट वोंट। क्यों?
बिकॉज इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप इसको अगर हमारे अभी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको रेड सी का जो बताया, टर्मोइल वाला जो एडिटोरियल बताया है मैंने आपको, तो उससे रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेड सी में जो भी चल रहा है उससे इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो क्या चाइना अपनी रीजनल इकोनॉमी, रीजनल एरिया पे इफेक्ट आने देगा? तो ऑथर ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। दैट वाज ऑल अबाउट इट।